नागपुरी खटमल जो है संबित पात्रा, आइए आज तथ्यपूर्ण इसकी कुछ पोल खोलें और समझने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने लोगों को गलत फायदे पहुंचाने के लिए हर हद, हर सीमा को पार कर सकती है। संबित पात्रा एक चर्चित भारतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक बहुत बड़े नालायक इंसान हैं, सब जानते हैं। वो हद दर्जे के बदतमीज़ हैं, ये भी जानते हैं, इसीलिए हम उनको नागपुरी संतरा उर्फ नारंगी खटमल कहते हैं। ये सब सुन के वो अचंभित हो जाते हैं, जो उन्हें होना भी चाहिए। आइए उनका अचंभा आज बढ़ाएं। मेरे पास कुछ तथ्य हैं और वो तथ्य कुछ इस तरीके से मुझ तक पहुंचे कि नरेंद्र मोदी 2014 के इलेक्शन से पहले चीखते चिल्लाते रहे रैलियों में जाके कि हम काला धन वापस लाएंगे भाइयों बहनों मित्रों, हम काला धन वापस लाएंगे विदेशों से। पर हुआ ये कि विदेशों से काला धन तो लाना बहुत दूर की बात है, ढीला नहीं लाए नरेंद्र मोदी जी। परंतु आज विदेश से मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई, विदेश से, और उस जानकारी के माध्यम से काला धन भारत में पकड़ा गया। जो काला धन भारत में पकड़ा गया मतलब सरकार ने नहीं पकड़ा, हमने आज उसकी चर्चा करनी है। सबको याद होगा वो कठिन समय नवंबर 2016 का, जब नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ। 8 नवंबर रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पे प्रकट हुए और नारद मुनि की तरह उन्होंने आग इधर लगाई उधर लगाई और देश में बहुत बुरी हालत कर डाली। हमें याद है वो नोटबंदी का समय, जब आप, हम और एक आम इंसान 500 और 1000 के उस समय के चलते नोट एकदम तुरंत बंद कर दिए गए ओवरनाइट, और दूसरे दिन से उनकी कीमत नहीं रही। और फिर हम सबसे कहा गया पूरे भारतवर्ष से कि ये नोट जाकर के बैंक में जमा कर दो और इसके बदले में नए नोट मिलेंगे, पुराने नोट नहीं चलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लोगों ने घर तपते तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बुरे हालातों में धूप में खड़े हो करके कई तो जानें चली गई, नोट जमा कराए, और उसके बाद कई महीनों तक, सालों तक, आज तक उस नोटबंदी की हम मार झेलते रहे। आप लोगों ने बहुत सारी पहले की रिपोर्ट्स देखी होंगी जो मीडिया में आई कि किस तरीके से अमित शाह के जिस बैंकों में वो डायरेक्टर हैं वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का काला धन, जिसको ये लोग कहते हैं, 500,000 के नोट जमा हुए, पर निकला कुछ नहीं। अंततः हम ये भी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मान लिया था कि लगभग 99% 500 और 1000 के पुराने नोट जो नोटबंदी के समय बंद किए गए थे वो बैंकों में वापस और आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं। और आखिरी फिगर उन्होंने आज तक नहीं दी, 4 साल हो गए, क्योंकि बड़े बहाने दिए गए, लेकिन असलियत देश को नहीं बताई गई। अंततः ये मालूम चलता है कि उन पुराने 500 और 1000 के नोट से जो नरेंद्र मोदी खड़े होकर के का धन वापस ला रहे थे, आतंकवाद की कमर तोड़ रहे थे, ब्लैक मनी खत्म कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश की इकॉनमी खत्म जरूर हो गई। ये वही समय है जब का इसकी कुछ जानकारी निकल के आई है, और अब हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं सीधा। ज्ञात हो कि 2010, सन 2010 में एक कंपनी बनाई गई इस देश में, दिल्ली में। कंपनी का नाम था सेंटर फॉर होलिस्टिक एंड एडवांसमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड लैंडलेस। इसको उन्होंने ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में बनाया चौपाल, CHAUPAL, चौपाल। 2016 में इस कंपनी के पास 61 लाख रुपए से ज्यादा, ₹61 लाख से ज्यादा कैश इन हैंड था, यानी रोकड़ा था, कैश। समझने की बात है कि 2010 में संबित पात्रा, मैं डिटेल दिखाऊंगा अभी आपको, बताऊंगा, संबित पात्रा
इसके पार्टनर बनते हैं कंपनी के अंदर। इसमें 3 पार्टनर थे, जानकारी के आधार पे जो मैं आपसे शेयर लिंक के आधार पे कर दूंगा। इस आधार पे ये मालूम चलता है कि संबित पात्रा 2010 में जब ये कंपनी बनी तो उसके एक पार्टनर थे, जिसके दूसरे पार्टनर थे भोलानाथ विज। ये नाम उसमें निकल के आता है, जो आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच के थे। तीसरा नाम निकल के आता है बलराम गर्ग इस जानकारी में जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीसी ज्वेलर्स के, जो कि एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की कंपनी है और देश के बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं। इस कंपनी में, जिसका नाम था सेंटर फॉर होलिस्टिक एंड एडवांसमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड लैंडलेस उर्फ चौपाल, जिसके 3 मालिक बताए जाते हैं इस कागजों में। एक हैं संबित पात्रा जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दूसरे हैं भोलानाथ विज, ये सब 2010 की बात है। भोलानाथ विज आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच के हैं, और तीसरे हैं बलराम गर्ग। श्री बलराम गर्ग मैनेजिंग डायरेक्टर दिखाए गए हैं पीसी ज्वेलर, जो कि एक बहुत बड़ी पीसी ज्वेलर कंपनी है जो सोने चांदी का व्यापार करती है, बड़े बड़े शोरूम्स हैं। अब इसके अंदर खास बात यह बताई गई उन पेपर्स के अंदर कि कंपनी जो है ये, इसका काम है पैसा छोटे छोटे लोगों को उधार देना। इसके अंदर यह निकल के आता है कि यह कंपनी बोरो करती है, उधार लेती है बहुत सारा पैसा अननोन सोर्सेस से, ऐसी जगहों से उधार लेती है जिसका कोई सोर्स नहीं है, और देती किसको है? छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंसिस को कहते हैं, जिनको छोटी छोटी जरूरत होती है, 10,000, 20,000, 50,000 टाइप की, या उस तरीके की जो छोटी छोटी जरूरतें होती हैं। संबित पात्रा की ये कंपनी उनको छोटा छोटा माइक्रो फाइनेंस करती है और उसमें से इंटरेस्ट कमाती है, यानी ब्याज कमाती है। ये इस कंपनी का काम है। समझने की बात यह है कि इन कागजात के हिसाब से ये कंपनी एनबीएफसी नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं आती है, फिर भी ये धंधा करती है। दूसरा, सेक्शन 8 की कंपनी भी नहीं है, फिर भी ये धंधा करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कांड संबित पात्रा अपने आगे बढ़ते हैं। 2010 ऑनवर्ड्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना, इसको वेरीफाई करना चाहिए और इसके लिए पुलिस को भी बीच में आना चाहिए कि 2010 में, इन डिटेल्स के हिसाब से 2010 में जब ये कंपनी बनी तब से ये ऑपरेट होती थी एक ऑफिस से। उस ऑफिस है, कंपनी का नाम, ऑफिस का नाम बताया जा रहा है इन कागजों में भारतीय मार्केटिंग डेवलपमेंट, BMD, और ये कंट्रोल ऑफिस किया जाता था आरएसएस द्वारा। ये आरएसएस का ऑफिस माना जाता है, जिसका बाहर बोर्ड था भारतीय मार्केटिंग डेवलपमेंट, आरएसएस का, और ये आरके पुरम दिल्ली में है। ये 2010 जब कंपनी खुली उसके बाद यहां से इन्होंने ये कांड करने शुरू किए। 2019 में मोदी जी की कृपा से, मोदी गवर्नमेंट की कृपा से इनको ऑफिस दिया गया दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, DDU, जो दिल्ली में है। एक बहुत बड़ा प्लॉट दिया गया 2019 में, मोदी गवर्नमेंट ने इनको दिया। यह मानने में आ रहा है पेपर वर्क के हिसाब से आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच को यह दिया गया। ये मैंने आपको पहले बताया कि आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच के भोलानाथ विज इस कंपनी में पार्टनर, और आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच को यह जमीन मोदी गवर्नमेंट ने DDU, जहां पे खुद इनका नेशनल हेड ऑफिस है, उसके कहीं रोड पे, उसी रोड पे, DDU रोड पे दिल्ली में आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच को ये जगह दी गई मोदी सरकार द्वारा, जहां पे ये कंपनी फिर शिफ्ट हुई। आप ये बात समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की चालाकियां आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी होती है। जितने भी पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट थे उस समय के, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। मोदी जी प्रकट हुए टीवी पे, आज रात से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, हो गया था। अब यह समझने वाली बात है कि इन 500 और 1000 नोट जो बंद किए गए, इनको एक स्पेसिफिक कोड नेम दिया गया या सरकारी नाम दिया गया, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स। ये 500 और 1000 के पुराने वाले स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, जिनको रद्द कर दिया गया था, SBN भी कहा जाता था। ये बात है 2016 की नवंबर में।
अब हम एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि 2000, और आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इधर देख के क्यों कह रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैंने नोट्स बनाए हैं, मुझे हवा में इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है कालाबाजारी का, बहुत बड़ा खुलासा है कि जिसके अंदर संबित पात्रा जैसे लोग लिप्त हैं। 2016 और 17 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उस फाइनेंशियल ईयर के जो पेपर्स बाहर निकल के आए हैं कंपनी डिटेल्स के, जो मैंने कंपनी इसमें आपको बताई है इनकी, उसमें 8 नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन शुरू होता है। 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन खत्म होता है, यानी कि पैसा जमा करने का 500,000। ये जो ड्यूरेशन दी गई थी 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच में, इस कंपनी ने, संबित पात्रा की कंपनी ने बैंकों में जो पैसा जमा किया 500 और 1000 रुपए का नोट, उसकी डिटेल्स इस प्रकार से है कि कंपनी के पास 61,52,000 रुपए कैश, रोकड़ा, उन पुराने 500,000 रुपए के नोट जिसकी टोटल कीमत होती है 61,52,000, 61,52,000 रुपीस, ये उन्होंने बैंकों में जमा किए। ये सारी की सारी कैश वो पुराने वाले 500 और 1000 रुपए की नोट थे। अब आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, सबको बोला था, आपने भी किया, मैंने भी किया। समझते हैं आगे। ये कैश क्या आरएसएस का था? ये कंपनी करती क्या थी? इसने आज तक स्पेसिफाई नहीं किया कि कहां से ये पैसा लेती थी, और ये छोटा छोटा फाइनेंस जो गरीबों को कह लीजिए या जरूरतमंद को कह लीजिए, छोटा फाइनेंस तो वही लेते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, उसकी मोडालिटीज क्या थी, सोना रखा था, चांदी रखता था, किस तरीके का व्यवहार था, किसके आधार पे वो इनको माइक्रो फाइनेंस करता था, वो सब तो खुल के आएगा जब ये चीजें सरकार इस पे कदम उठाएगी। लेकिन 61,52,000 रुपया कैश तकरीबन इन 500, और तकरीबन नहीं, एग्जैक्ट 61,52,000 रुपया कैश इस कंपनी के पास, संबित पात्रा की कंपनी के पास कर क्या रहा था? जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ उस दिन कर क्या रहा था? क्योंकि उसके बाद इन्होंने 8 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में यह पैसा बैंकों में जमा किया। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये शायद इनके पास कैश पड़ा था, क्या ये धंधा कर रहे थे लोगों से ले लेकर के? क्या ये बैंकों में अपने अकाउंट में जमा करा रहे थे? क्या था ये तो सरकार पता करेगी। ना इनकम टैक्स ने, ना सीबीआई ने, ना पुलिस ने, ना बैंकों ने इस पर सवाल उठाए। क्या एक कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस में थी उसने 2 महीने के दरमियान, लगभग 1.25 महीने के दरमियान इतना रुपया जमा कराया? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के ये आती है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी चेक किया, मैंने संबित पात्रा का जो एफिडेविट है 2019 का लोकसभा इलेक्शन जो उसने पूरी उड़ीसा से लड़ा था, तो उसका मैंने एफिडेविट चेक किया। हैरान हो जाएंगे आप ये जान के कि एफिडेविट में इस कंपनी का उल्लेख तक नहीं है। संबित पात्रा ने अपने चुनावी एफिडेविट 26A फॉर्म जो बोला जाता है उसमें इस कंपनी का उल्लेख तक नहीं किया 2019 में। ये बहुत कमाल की बात है। आइए कुछ टेक्निकल बात और समझ लेते हैं। कंपनी एक्ट, अब मैं जो इसमें कंपनी की डिटेल्स देखते हैं। कंपनी डिटेल्स क्या है? कंपनी डिटेल कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। कंपनी एक्ट में इसकी कंपनी रजिस्टर्ड है और ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की कैटेगरी में आती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स उसमें लिखा हुआ है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की कैटेगरी में आती है। और संबित पात्रा की कंपनी सब कैटेगरी जो दिखाई है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और सब कैटेगरी है इंडियन एनजीओ के नाम से रजिस्टर्ड, कि वो इंडियन एनजीओ है। सेक्शन 25 उन्हीं कागजों में लिखा हुआ है, मैं कुछ अपने मन से नहीं बताता हूं, उसी कागज जो शेयर करूंगा आप देखेंगे, उसमें साफ लिखा है कंपनी एक्ट की डिटेल में कि सेक्शन 25 का इसका लाइसेंस नंबर है 100992। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी का रेफरेंस नंबर है A93207306 और ये दिल्ली का है। समझ रहे हैं? संबित पात्रा ये पहले पार्टनर हैं उसके अंदर।
संबित पात्रा सन ऑफ रविंद्रनाथ पात्रा, इनका डिन पैन सिन, डिन ओब्लिक पैन ओब्लिक सिन नंबर दिया है इसमें 03029242। इसके दूसरे पार्टनर हैं बलराम गर्ग सन ऑफ बालकिशन दास गर्ग, जो पीसी ज्वेलर्स के मालिक हैं। इनका डिन ओब्लिक पैन ओब्लिक सिन नंबर दिया है 00328083। और भोलानाथ विज, जो आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच के हैं, सन ऑफ जय गोपाल विज, ये सारी डिटेल्स दी हैं इन कागजों में। उनका डिन पैन ओब्लिक सिन नंबर दिखाया है 00088856। आप सोचिए, ये सारे के सारे कागजात आरओसी में है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में है। ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ये कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म है चौपाल और पूरा नाम है होलिस्टिक एंड एडवांसमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड लैंडलेस, जिसके ये 3 मालिक हैं, जिन्होंने नोटबंदी के समय 61,52,000 रुपए, जिसके कहां से आए इसका कोई स्रोत नहीं है। कहा जाता है छोटे छोटे फाइनेंस देते थे ये, माइक्रो फाइनेंस जो है, और उसका ब्याज खा करके ये कंपनी चलाते थे। इसका कोई इन्होंने उल्लेख नहीं किया अपने एफिडेविट के अंदर। कमाल की बात है कि नोटबंदी के समय 61,52,000 रुपए कैश ऑन हैंड, 500 और 1000 रुपए के इन्होंने नोट जमा किए। आप सोचिए, 61,52,000 रुपए एज ऑन 8/11/2016, जो मैं लिंक शेयर करूंगा इसके अंदर, उसमें ये पूरा का पूरा डिटेल है तारीख के साथ। क्योंकि इस कंपनी के अंदर 30/12/2016 को सिर्फ 1,04,554 104,554 रुपीज ही कैश इन हैंड बाकी रहे। यानी कि इस कंपनी के पास तब भी कैश था, हो सकता है अदर डिनोमिनेशन में हो, जो उस पुराने 500 1000 में ना हो, 100 में हो, 50 में हो, 20 में हो, 10 में हो, सिक्के हो, जो भी हो। लेकिन जो पैसे इनके पास कैश इन हैंड बचे, क्योंकि ये सारा का सारा इनकी कंपनी डिटेल्स में से निकल के आ रहा है कि इनके पास 30 दिसंबर 2016 को सिर्फ 1,04,554 रुपीज कैश इन हैंड बचा। आप जब डिटेल देखेंगे तो आप में उसमें छपा हुआ मिलेगा, उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। उसके अंदर उन्होंने साफ लिखा है कि 8 तारीख को 61,52,000 रुपए पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों में इस व्यक्ति ने अपनी कंपनी से जमा कराए। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति ये जानता है, अगर नहीं जानता है तो समझ ले, ये संबित पात्रा का ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, ये एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि ये संबित पात्रा क्या टैक्स चोर है, क्या ये लोगों के पैसे ब्लैक मनी घुमाता है, क्या ये ब्लैक मार्केटियर है, क्या संबित पात्रा एक काला बाजारी आदमी है। हम इतना तो सब जानते हैं कि ये डॉक्टर है। लगे हाथ में आप लोगों को यह भी बता दूं, कई लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। NKS हॉस्पिटल दिल्ली में 2013 में डॉक्टर आलोक अग्रवाल के साथ वो सीनियर सर्जन थे और ये कंसल्टिंग सर्जन थे डॉक्टर संबित पात्रा। उसमें अनफॉर्चुनेटली एक 81 ईयर ओल्ड लेडी का बवासीर यानी पाइल्स के ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर ठीक से ना करने की वजह से अनफॉर्चुनेट उस ओल्ड लेडी की डेथ होती है, मृत्यु होती है। उस ओल्ड लेडी का बेटा भी एक जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन। उसने 2014 में अप्रैल में दिल्ली मेडिकल काउंसिल को कंप्लेंट लिखी। एक डॉक्टर ने अपनी मां की मृत्यु की कंप्लेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल को दी है अप्रैल 2014 में कि डॉक्टर आलोक अग्रवाल ऑफ NKS हॉस्पिटल, जो सीनियर सर्जन थे, उन्होंने ऑपरेट किया था और पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद की जो केयर की जाती है उसमें डॉक्टर संबित पात्रा कंसल्टिंग फिजिशियन की नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, उनका ना ध्यान रखना अपने पेशेंट की वजह से
उस ओल्ड लेडी की मृत्यु होती है। उसके फौरन बाद इनका जो डॉक्टरी लाइसेंस है वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल फौरन उस समय इनके लाइसेंस को पे स्कैनिंग करती है, यानी इनकी तहकीकात शुरू करती है। अर्थात ये कम से कम 2013 तक तो कंसल्टिंग फिजिशियन थे और फिर इनके ऊपर कंप्लेंट हुई, इसलिए इनकी डॉक्टरी बंद हुई। इनका लाइसेंस शायद सस्पेंडेड है, ये तो ये बताते ही नहीं है, कभी कहीं प्रैक्टिस नहीं करते। और यही 2014 से ये टीवी पे बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश को बदनाम करते हैं। आज भी मेरे ख्याल तहकीकात की जाए तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन ने इनका अभी तक लाइसेंस फ्री नहीं किया है। ये डॉक्टरों के नाम पे धब्बा है, लेकिन वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उसमें मैं ज्यादा नहीं कह सकता, आप ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि ये व्यक्ति का वो पर्सनल मामला है, प्रोफेशनल मामला है, उस बारे में ज्यादा हम किसी की क्या बुराई करें। बहुत से डॉक्टर्स के साथ ये होता है और उनको फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन या दूसरी एसोसिएशंस जाने देती हैं। आज तक तो मेरे ख्याल से किसी पे ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन इनका अधिकार है कि ये टेलीविजन पे बैठ करके बकवास करें, क्योंकि गोदी मीडिया में बैठते हैं। इनका अधिकार है कि ये गरियाते फिरें, उई उई पुई पुई करते फिरें, इनका अधिकार है, इन्हें आता ही क्या, यही आता है। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा 61,52,000 रुपए कैश कहां से आया था? क्या यह आरएसएस का पैसा था जो आप गोल घुमाते हैं? क्या यह आरएसएस के पास आने वाले काले धन का हिस्सा था? क्या यह सिर्फ 61,52,000 जो कि शेयर कर रहा हूं मैं डिटेल्स इसके अंदर, जो आप देख करके बताएं कि क्या ये आपके पैसे थे, आरएसएस के थे, मोदी के थे, अमित शाह के थे? किसका ब्लैक मनी था? ये किसका ब्लैक मनी था? बड़ी बड़ी कंपनियों के पास 10 लाख रुपया कैश हाथ में नहीं होता है और ये 61,52,000 रुपए जमा कराते हैं और इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कालाबाजारी हैं, ये मोदी के चेले हैं, ये मोदी को अपना बाप बोलते हैं। अब बाप अपने बेटे के ऊपर थोड़ा ना ज्यादा कुछ करेगा। यह है भाजपा का असली चेहरा। दोस्तों, संबित पात्रा से पूछिए, भारत सरकार से पूछिए, मोदी से पूछिए, मैं पूछता हूं कि आप लोग काला धन वापस लाएंगे? वो तो कर नहीं पाए, लेकिन काला धन देश में बनाएंगे खुद के फायदों के लिए, अपने लोगों के फायदों के लिए, देश को धोखा देंगे। एंटी नेशनल बीजेपी, एंटी नेशनल नरेंद्र मोदी, देशद्रोही संबित पात्रा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।